आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक हम मुकम्मल कर चुके। दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट कि आंसर स्केलर आए, स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है, और अगर आंसर वेक्टर आए तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। तो आज का टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस इसका सिंबल है। और वेक्टर प्रोडक्ट का तीसरा नाम है आउटर प्रोडक्ट। जैसे स्केलर प्रोडक्ट का मैंने आपको नाम बताया था इनर प्रोडक्ट, इसका नाम है आउटर प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विच रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी। जी फिर से अब बारी है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की। डायग्राम की मदद से उसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो एक नया वेक्टर आंसर में आएगा। डायग्राम की मदद से देखते हैं कि वो नया वेक्टर कहाँ पे बनेगा। इसके लिए मैं एक प्लेन ड्रॉ करूंगा, उस प्लेन में वेक्टर ए और बी को शो करूंगा। आप पहले से जानते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हों उन्हें कहते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। तो बनाते हैं दो को प्लेनर वेक्टर्स और फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को डायग्राम में शो करते हैं। लेट्स से हम इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी करना चाह रहे हैं। तो आंसर किस तरफ आएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में होगी। वो वेक्टर जो नया वेक्टर होगा ए क्रॉस बी, वो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करने से एक और वेक्टर जनरेट होगा जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो मैं इसको ड्रॉ जब करूंगा तो वो इस तरफ होगा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि इसका तीसरा नाम सर ने आउटर प्रोडक्ट क्यों रखा था। क्योंकि जब आपने ए क्रॉस बी किया तो प्लेन, इस प्लेन से आंसर आउट हो, तो ये आउटर प्रोडक्ट है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि उसका नाम इनर प्रोडक्ट क्यों था, क्योंकि जब आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया तो जो दूसरा वेक्टर था बी कॉस थीटा, बी का आपने प्रोजेक्शन लिया था कॉस थीटा, वो भी उसके ऊपर ही था। इसका मतलब है कि मामला अंदर ही रह गया, एक ही लाइन के अंदर अंदर सारा मामला सॉल्व हो गया, इसलिए उसे कहा इनर प्रोडक्ट। अब क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, वहां पे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं रही। और यहाँ पे क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर बाहर आ रहा है, तो इसका नाम क्या बना, आउटर प्रोडक्ट। हम लिखेंगे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। इस बात पे गौर करें कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन में ए क्रॉस बी, क्रॉस शो कर रहा है इस प्रोडक्ट का नाम, और यही इसका सिंबल भी है। और राइट साइड पे आप देखें, अब ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इज अ रेशो, ये भी मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड पे बात खत्म नहीं हुई, साथ में लगा यूनिट वेक्टर जिसकी जिंदगी का मकसद डायरेक्शन को शो करना था। इसका मतलब है यहां तक वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है,
और ये उसकी डायरेक्शन है। इस यूनिट वेक्टर का एक खास नाम है, आप इसका नाम रख लें नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को एक और नाम भी आप देते हो राइट एंगल। राइट एंगल का एक और नाम भी है, ये नोट होना चाहिए, ऑर्थोगोनल। कि ये नॉर्मल इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है कि इट इज नॉर्मल या इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जिन वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें सीखना होगा राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक आपको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा और उस कर्लिंग के दौरान थंब को सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ए से बी की हो रही है या बी से ए की हो रही है। तो ए क्रॉस बी करते हुए हम इस तरह कर्ल करेंगे और थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आए इसको मैं 3D में आपको दिखाता हूं। लेट्स से ब्लू मार्कर ब्लू वेक्टर ए को शो कर रही है, रेड मार्कर रेड वेक्टर बी को शो कर रही है। आप ए क्रॉस बी करना चाह रहे हैं तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर, जिस तरफ यहां पे ये छोटा सा एरो बना हुआ उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर, और इस दौरान थंब आपने सीधा रखना है, इरेक्ट थंब। तो ये इरेक्ट थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? ए क्रॉस बी, और वो इस तरफ हो। देखा, ये प्लेन से निकल के स्पेस में आ गया, प्लेन से निकल के स्पेस में आ गया, बाहर चला गया, प्लेन से बाहर चला। बारी आ गई ए क्रॉस बी या वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स कोट करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है इसकी टॉर्क। टॉर्क इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। और एग्जांपल लेंगे एंगुलर मोमेंटम। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होती है। उस मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में आएगी, यहां पे उसे एज एन एग्जांपल कोट किया जा रहा है। इन तीनों एग्जांपल्स में हमें क्या मिल रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और तीनों एग्जांपल के आंसर में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। कॉन्सेप्ट को मजीद इलेबोरेट करते हैं। इमेजिन करें कि हमें अब के ए क्रॉस बी नहीं करना बल्कि बी क्रॉस ए करना है, उलट मामला करना है। अब क्या होगा? वैसे मैंने हाथ घुमा के दिखा तो दिया है, आपको समझ भी आ गई होगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ए क्रॉस बी थंब ऊपर है, बी क्रॉस ए थंब नीचे है। कि मैंने पहले एक प्लेन ड्रॉ की, उस प्लेन में वेक्टर्स को शो किया, फिर पता चला कि रिजल्टेंट वेक्टर उस प्लेन से बाहर है। यहां पे एक और बड़ी आपको मजे की चीज पता चलेगी कि हर प्लेन के दो परपेंडिकुलर्स होते हैं।
लेट्स से यहाँ पे एक इमेजिन करें, एक प्लेन है, तो उसका एक परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है। आपने देखा कि यूनिट वेक्टर n अगर अपवर्ड था तो ये वाला यूनिट वेक्टर -n डाउनवर्ड होगा। यहां पे माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर है, n भी यूनिट वेक्टर था, -n भी यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1। तमाम दुनिया के तमाम यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 है। तो फर्क फिर किस चीज का हुआ? अप और डाउन का, राइट? डायरेक्शन का फर्क हुआ ना। तो आइए इस चीज को मजीद इलेबोरेट करते हैं। किया मैंने एक ही स्टेप में दो चीजें की। एक तो मैंने बी ए को ए बी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट्स तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा इसका माइनस साइन स्टार्ट में लगा दिया। लेकिन यहां पे आपको एग्जामिनर के लिए मेंशन करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट ए बी और बी ए आपस में इक्वल है। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशंस को नंबर दे लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन का नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन का नंबर 2 लिख लेते हैं। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को एक नज़र में गौर से देखते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस में फर्क और सिर्फ माइनस साइन, फर्क सिर्फ और सिर्फ, लेकिन स्टिल फर्क तो है। भले माइनस क्या, फर्क तो है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल है। बिल्कुल हम ये बात नहीं कह सकते, इक्वल नहीं है। हाँ, यूं कहा जा सकता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में इक्वल है मगर डायरेक्शन में ऑपोजिट है। माइनस साइन ने ये बताया कि ये दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट है। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम कॉस थीटा इस्तेमाल किया था क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अभी हमें क्या चाहिए? वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो साइन थीटा लगेगा। मैं आपको जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था वहां पे एंट्री टेस्ट का एक एमसीक्यू छुपा हुआ, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। बाय कंपेयरिंग question 1 and 2, we are clear that A cross B is not equal to B cross A। ये दोनों आपस में 100% इक्वल नहीं है, इनमें कुछ फर्क है, और वो फर्क आप ऑलरेडी बता चुके हैं डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन का फर्क है तो फिर हम इसी बात को कैसे लिखें? रादर A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस। यहां पे अब ये माइनस साइन को पढ़ने का तरीका क्या है? बोथ दीज वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। पे ये बार्स लगा देना तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस, ए क्रॉस बी अपवर्ड और बी क्रॉस ए डाउन। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहला ही पॉइंट यही आ गया कि क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, नॉन कॉम्यूटेटिव कहेंगे। इसमें हम उन दोनों इक्वेशंस को रिफर कर लेंगे, यानी ए क्रॉस बी था,
ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, और बी क्रॉस ए क्या था, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर माइनस एन। ये दोनों चीजें यहां पे लिखे हम रिफर कर देते हैं। तो कंपैरिजन शोज दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। रादर हमने लिखा था दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो लाइन भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉन कॉम्यूटेटिव हो। यकीनन बच्चों अगली प्रॉपर्टी है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट उन वेक्टर्स के लिए बनी है जो सेम डायरेक्शन में हो, और वेक्टर प्रोडक्ट उन वेक्टर्स के लिए बनी है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। वहां पे ये मैक्सिमम आंसर देती है। तो आए वेक्टर प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हर बार एक गलती करते हैं, वो ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 लगाने के बाद कलम रोक देते हैं। ये यूनिट वेक्टर एन लगाना नहीं भूलना, ये यूनिट वेक्टर एन लगाना लाजमी है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आना है। तो इस यूनिट वेक्टर का एन का होना लाजमी है, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है। ये यूनिट वेक्टर एन किसको शो करता है, डायरेक्शन। लेकिन क्या बच्चों के जहन में है कि कैलकुलेटर साइन 90 का आंसर क्या देता है, 1। तो जब ये 1 आ जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा ए बी। इधर 1 लगाएं क्या ना लगाएं, 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एन। दैट इज द मैक्सिमम आंसर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अभी डिस्कस करेंगे पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल। रिमाइंड करें बेटा, पैरेलल वेक्टर्स का आपस में एंगल होता है 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का आपस में एंगल होता है 180 डिग्री। तो दोनों को चेक करेंगे। साइन 0 को भी चेक करें कैलकुलेटर से, वीडियो को पॉज कर लें, कैलकुलेटर से चेक करें साइन 0 का आंसर क्या आता है, साइन 180 का आंसर क्या आता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि अगली प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है। ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है जिसका नाम है नल वेक्टर, ये वेक्टर्स का 0 है। वेक्टर्स अलजेब्रा का 0 कहलाता है नल वेक्टर। लेकिन 0 को आप नल वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि 0 स्केलर है और नल वेक्टर वेक्टर है। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हो 0 मगर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, गैर वाज़ेह डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल्स अभी आती हैं, पहले मैं इक्वेशन। अगेन इन दोनों इक्वेशंस में आप गौर करें, साइन 0 पे नहीं रुकना या साइन 180 पे नहीं रुकना, साथ में यूनिट वेक्टर एन लगाना लाजमी है। लेकिन क्या आपने कैलकुलेटर से पूछा कि साइन 0 का आंसर क्या होता है, 0। साइन 180 का आंसर क्या होता है, 0। जब ये यहां पे 0 रिप्लेस होगा तो 0 इस मैग्नीट्यूड को तो 0 कर देगा, मगर जब इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 नहीं बल्कि नल वेक्टर बनाएगा। उसे 0 नहीं बनाएगा बल्कि क्या बनाएगा, नल वेक्टर। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नल वेक्टर। दिस इज सिंबल। अगर इसके ऊपर एरो हेड ना लगाता तो ये 0 होता, लेकिन एरो हेड लग गया तो ये क्या बन गया, नल वेक्टर।
भाई 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आएगा, लेकिन किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करें, अब आंसर 0 नहीं आएगा। पता चलना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में एक वेक्टर का रोल है, अ वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है और इसको डेली लाइफ से एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो डेली लाइफ से इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट घर से कॉलेज तशरीफ ले गए, उसकी डिस्प्लेसमेंट को प्लस बी कह लें, कॉलेज से वापस वो घर तशरीफ ले आए, उसी बेड पे उसी चेयर पे आके बैठ गए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को माइनस डी तस्वुर कर लें। तो जब आप उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो प्लस डी माइनस डी इक्वल्स, स्टूडेंट्स बोलेंगे 0, लेकिन सर बोलेंगे कि नल वेक्टर। अब इस नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन को बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाते हुए डायरेक्शन होम टू कॉलेज थी, आते हुए डायरेक्शन कॉलेज टू होम है, लेकिन नेट डायरेक्शन नॉट एक्सप्लेनेबल, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी डायरेक्शन को कहते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो जी क्या बच्चे जान गए हैं कि अगली प्रॉपर्टी सेल्फ प्रोडक्ट की है? सेल्फ प्रोडक्ट यानी किसी वेक्टर की खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा फिर आपसे सवाल है, किसी वेक्टर की खुद के साथ, किसी वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। यानी हमें एक जैसे दो वेक्टर लेने, एक ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, तो ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और फिर हम कैलकुलेटर से पूछेंगे कि कैलकुलेटर भाई बताओ साइन 0 का आंसर क्या होता है, वो कहेगा 0, लेकिन वेक्टर्स में हम 0 नहीं कहेंगे बल्कि नल वेक्टर कहेंगे। तो आपको पता चल गया कि अगली प्रॉपर्टी का आंसर आने वाला है नल वेक्टर। Again बेटे sin 0 is replaced by 0, so this whole becomes null vector. अब फिर वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तीन वेक्टर्स लें, दो वेक्टर्स लें और उनके तीन तीन कंपोनेंट्स। वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट्स को अपने जहन में लाओ। वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट्स ए एक्स, ए वाई, ए जी। वेक्टर बी के भी तीनों कंपोनेंट्स बी एक्स, बी वाई, बी जी। बी एक्स का मतलब है बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, बी का जी कंपोनेंट। हमने तीनों की प्रोडक्ट निकाली। अच्छा, ये वैसे वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स काफी तवील है, लेकिन हम उसे यहाँ पे शॉर्ट बना के करेंगे, उसके शॉर्टकट अंदाज में सॉल्व करेंगे। लो भाई, प्रोडक्ट में तो हमारा तरीका ये था कि पहली टर्म को उठाएं और इन तीनों टर्म्स के साथ मुलाकात करवाएं इनकी, लेकिन आज हम ए एक्स की मुलाकात बी एक्स से नहीं करवाएंगे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का आंसर नल वेक्टर आ जाना है। ए एक्स की मुलाकात बी वाई से होगी, ए एक्स की मुलाकात बी जी से होगी। क्यों? क्योंकि ए एक्स और बी वाई आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए आंसर क्या आता है? मैक्सिमम आता है। तो इसका मतलब है ए एक्स की बी वाई से मुलाकात होगी, ए एक्स की बी सी से मुलाकात होगी, लेकिन ए बी एक्स से नहीं। इसी तरह इसकी ए वाई की इन दोनों से होगी, मगर बी वाई से नहीं होगी। ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि पैरेलल होंगे दोनों। इसी तरह ये ए जी का भी मामला होगा। ये तो होगी ए एक्स की मल्टीप्लीकेशन। अब ए वाई की बारी। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई ए वाई की बी एक्स और बी जी के साथ। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये साथ क्या चीजें लिख रहे हैं सर, इसकी लॉजिक आपको बताता हूं। अभी बारी है ए जी की।
इस सारी प्रोडक्ट को हम एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं। वो डिटर्मिनेंट की शक्ल में कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन फिर किसी लेक्चर में आ जाएगी। अभी आप इसे एज इट इज लर्न करें। डिटर्मिनेंट की जो पहली रो है, इसमें आप लिखोगे आई, जे और के। सेकेंड रो में लिखोगे ए के सारे कंपोनेंट्स। थर्ड रो में लिखोगे बी के सारे कंपोनेंट्स। नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना जब सिखाऊंगा तो आपको वाज़े पता चल जाएगा कि ये ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, यानी इसको इस शक्ल में और उसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वेक्टर्स की प्रोडक्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना। तो प्रॉपर्टी याद कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले बच्चों को बताना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम क्या है, जिसके सामने की साइड आपस में पैरेलल हो। तो पहले ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स को ए और बी से शो करते हैं। दो वेक्टर्स ए और बी हैं, हम इनको रीड्रॉ करते हैं ताकि पैरेललोग्राम मुकम्मल हो जाए। आज की इसी डायग्राम के लिए आपको इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया गया। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें क्या नाम देते हैं? इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पे ए और ए इक्वल वेक्टर्स हैं, बी और बी इक्वल वेक्टर्स हैं। अब ये हमने बना ली पैरेललोग्राम। अब हमने सीखना है कि पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या हो। एरिया का फार्मूला अब एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। ये फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या हम इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते। बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब बेस तो इस डायग्राम में वाज़े नजर आ रही है, वो ए है, हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि हमें बेस चाहिए। और हाइट, हाइट के लिए हमें ये जो वेक्टर बी है इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। हम उसे हाइट भी कह सकते, एल्टीट्यूड भी कह सकते। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक्चुअली वेक्टर बी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का एक तरीका है। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जिसके अलॉन्ग बी का वाई कंपोनेंट यानी बी साइन थीटा होगा। और ये नीचे वाली लाइन बी कॉस थीटा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो परपेंडिकुलर की जरूरत है। तो यहां पे मैं हाइट या परपेंडिकुलर को बी साइन थीटा से रिप्लेस कर दो। अब ये ए क्रॉस बी का फार्मूला तो है लेकिन कंप्लीट नहीं। ए क्रॉस बी के कंप्लीट फार्मूले में क्या आता था? यहां पे यूनिट वेक्टर एन आता था जो कि डायरेक्शन को शो करता है। आज वो डायरेक्शन मौजूद नहीं। तो बेटे किसी वेक्टर में डायरेक्शन का जिक्र ना करें तो बाकी क्या रह जाती है? मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और मैग्नीट्यूड को शो करने का मैंने आपको तरीका सिखाया था, साइडों पे मॉड लगा दें। अब हम इसी लाइन को मुकम्मल करते हैं और पढ़ते भी।
इस लाइन को हम पढ़ना सीखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स एरिया ऑफ पैरेलल